ये लेक्चर नंबर 4 है यूनिट नंबर 3 का, जिसके अंदर हम बिल्डिंग बाय लॉज रेगुलेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अपन ने इससे पहले क्या क्या पढ़ लिए थे एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो इससे पहले अपन ने ओपन स्पेस के बारे में पढ़ लिया था, फ्रंट ओपन स्पेस, रियर ओपन स्पेस, साइड ओपन स्पेस। ठीक है, और उससे पहले अपन ने फ्लोर एरिया रेशियो FAR के बारे में डिस्कस कर लिया था, कारपेट एरिया, बिल्टअप एरिया, प्लिंथ एरिया, कवर्ड एरिया। फिर अपन ने लाइन ऑफ बिल्डिंग फ्रंटेज, तो इसके अंदर हम बात कर रहे थे अपन ने क्या क्या लेक्चर में स्टडी किया है। लाइन ऑफ बिल्डिंग फ्रंटेज, बिल्डिंग एंड कंट्रोल लाइंस, प्रोविजन फॉर मीन ऑफ एसेस। तो ये अपन ने लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 3 के बारे में आपको डिस्कस किया था। ठीक है, अब लेक्चर नंबर 4 में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या क्या है। इसमें पहला टॉपिक है अपना हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, जो कि उसमें लिखा भी हुआ है, देख लिया आप, दैट इज़ हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो देखते हैं इसके बारे में हम। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, तो जो NBC है, दैट इज़ नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ ना कुछ साइज़ के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन दी हैं। जैसे हैबिटेबल रूम्स होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है ना, तो अगर हाइट है उसकी 2.75 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। और ये कहाँ से मेजर करते हैं, फ्रॉम द फ्लोर सरफेस टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सीलिंग, मतलब लोएस्ट पॉइंट ऑफ द सीलिंग से लेकर और जो फ्लोर सरफेस होता है इसके बीच की जो हाइट है वो 2.75 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगर एयर कंडीशन रूम्स हैं, जो हाइट है रूम की वो भी 2.4 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर रो हाउसिंग है तो उसके लिए जो हाइट है वो 2.6 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। और जो साइज़ है उसका वो 9.5 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम जो विड्थ है वो 2.4 मीटर होनी चाहिए। हैबिटेबल रूम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है ना। लिखा भी हुआ है कि मैक्सिमम जो हाइट है बिल्डिंग की वो जो विड्थ होती है रोड की, ठीक है, उसके 1.5 टाइम्स से एक्सीड नहीं होनी चाहिए, प्लस द फ्रंट ओपन स्पेस। ठीक है, मतलब क्या हो गया, जो मैक्सिमम हाइट है बिल्डिंग की वो एक तो विड्थ जो है रोड की उसके 1.5 टाइम्स, इसमें साथ में फ्रंट ओपन स्पेस को ऐड करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट जो अपना पोर्शन है दैट इज़ किचन। ठीक है ना, तो किचन के बारे में देखते हैं। देखो हाइट एंड साइज ऑफ द रूम बताई दी है मैंने आपको, हैबिटेबल रूम्स के बारे में बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पर नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया रिकमेंडेड फॉलोइंग साइज, तो इसको भी देख लेते हैं वापस से। ठीक है, ये जो सब कुछ जो मैंने आपको बोला इसमें लिखा भी हुआ है हैबिटेबल रूम्स के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप अगर पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। यहाँ पर देख लो, मिनिमम हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द फ्लोर टू द सीलिंग और बॉटम ऑफ स्लैब शुड नॉट बी लेस देन 2.75 मीटर, लिखा भी हुआ है। ये देखा। फिर इसके बाद फॉर एयर कंडीशन रूम की बात करते हैं, तो हाइट है वो 2.4 मीटर से छोटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, वही अगेन फ्रॉम द टॉप ऑफ द फ्लोर टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द एयर कंडीशन डक्ट और द फॉल सीलिंग शुड बी प्रोवाइडेड। सेकंड हम बात करते हैं इसके अंदर किचन के बारे में। ठीक है ना, तो किचन का पर्पज़ आपको पता है कि कुकिंग के काम आता है। ठीक है ना, फूड प्रिपरेशन काम आता है, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हो, ड्वेलिंग हो। ठीक है ना, तो एक मॉडर्न अगर मिडिल क्लास रेसिडेंशियल किचन की बात करें तो इसके अंदर एक स्टोव होता है, एक सिंक होता है, इसके अंदर हॉट एंड कोल्ड रनिंग वाटर होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, वर्क टॉप्स होते हैं, किचन कैबिनेट्स होते हैं। ठीक है ना, मॉड्यूलर डिज़ाइन की बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारे हाउस होल्ड के अंदर एक माइक्रो ओवन भी होता है, डिश वॉशर होता है, ठीक है, अदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं। तो मेन फंक्शन जो किचन का होता है वो क्या होता है, स्टोर करना होता है, प्रिपेयर करना होता है फूड को। ठीक है, और जो एरिया और जो रूम जो कि इस डाइनिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है ना, वही लिखा हुआ है। और स्मॉल मील सच एज ब्रेकफास्ट एंड इन द लॉन्ड्री, तो वही लिखा हुआ है द रूम और एरिया में ऑल्सो भी यूज, मतलब जो रूम है और कोई एरिया है जो कि डाइनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, द डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन जो किचन का होता है इज़ ए ह्यूज मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है ना, तो मिल जाएगा आपको डिज़ाइन बहुत सारा यहाँ पर। ठीक है, अब इसके अंदर हाइट दी हुई है यहाँ पर, जो हाइट है हमारी वो 2.75 मीटर से लेस देन नहीं होनी चाहिए। और जो साइज़ है फ्लोर एरिया जो है यहाँ पर दैट शुड बी नॉट लेस देन 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मिनिमम विड्थ की बात करें तो ये 1.8 मीटर होनी चाहिए कम से कम। ठीक है ना, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर जो थर्ड है दैट इज़ बाथरूम एंड वाटर क्लोजेट। ठीक है ना, तो जो बाथरूम की जो हाइट होती है वो 2.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, शुड नॉट बी लेस देन 2.2 मीटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द फ्लोर। ठीक है, ये कुछ रिकमेंडेशन है, इसके अकॉर्डिंग अगर बनाया जाए तो काफ़ी अच्छा आगे बिल्डिंग खड़ी होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बाथरूम और वाटर क्लोजेट की, तो यहाँ पर जो बाथरूम की जो हाइट है वो 2.2 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। कहाँ से, सरफेस ऑफ फ्लोर से। साइज़ है वो 1.5 इंटू 1.2 मीटर दैट इज़ 1.8 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इसके अंदर, नीचे आ जाइए। फॉर कंबाइंड अगर बाथरूम और वाटर क्लोजेट साथ में है तो जो एरिया है दैट शुड नॉट बी लेस देन
2.8 मीटर स्क्वायर, मिनिमम विड्थ जो है वो 1.2 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ओनली वाटर क्लोजर बनाते हैं हम, दैट शुड बी 1.1 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये सब रिकमेंडेशन है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ लिए आते हैं, तो आपको रफ आइडिया आपको याद रखना चाहिए। जब भी आप मान लो अपना भी घर बनाने जा रहे हैं, तो उसको आप अगर आप बनाएंगे तो आपको एक आइडिया जाएगा कि इतना तो होना ही होना चाहिए कम से कम, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर 8th पॉइंट पे, दैट इज़ प्लिंथ एरिया रेगुलेशंस, ठीक है। प्लिंथ एरिया रेगुलेशन बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्लिंथ एरिया क्या होता है। तो देखो यहाँ पर, द एरिया ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग एरिया ऑफ ऑल द यूनिट्स विथ वॉल थिकनेस एट प्लिंथ लेवल इज कॉल्ड प्लिंथ एरिया। मतलब प्लिंथ एरिया क्या होता है, प्लिंथ लेवल पे सारी की सारी वॉल की थिकनेस को इंक्लूड करते हुए, ठीक है, जो बिल्डिंग का एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लिंथ एरिया बोलते हैं। जैसे डायग्राम में देखते हैं, इसमें प्रोविजन भी दिए हुए हैं यहाँ पर, देखिए आप, इन इंडस्ट्रियल प्लॉट जो प्लिंथ एरिया होता है वो 60% पूरे साइड एरिया 60% ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। और अगर हम मार्केट एरिया की बात करते हैं तो प्लिंथ एरिया जो है, जो साइट है एरिया की, उससे 75% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके प्रोवाइडेड सफिशिएंट ऑफ स्ट्रीट पार्किंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लोडिंग के लिए अनलोडिंग के लिए व्हीकल्स की, ठीक है ना। जिससे यहाँ पर डायग्राम देना, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, देखते हैं डायग्राम को, समझते हैं डायग्राम को। देखो यहाँ पर, देखो ये आपको शेप ऑफ बिल्डिंग एट प्लिंथ लेवल में दिखा रखा है यहाँ पर, ठीक है ना। ये डायमेंशन दैट इज़ 10 मीटर, ये डायमेंशन अभी 10 मीटर है, ठीक है। उसके बाद ये टोटल डायमेंशन है दैट इज़ 9 मीटर, ठीक है ना। प्लिंथ एरिया क्या हो जाएगा, 10 टोटल 10 इंटू 9 मीटर माइनस 2 इंटू 2, देखो ये हमारा कोई भी एरिया होगा, कुछ भी होगा, ये यहाँ पर आपकी इसको आप यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर इस टाइम लिफ्ट हो आपकी 2 इंटू 2 मीटर की, ठीक है ना। और ये जो पोर्शन है, कुछ भी स्पेस छोड़ रखा होगा, मान लो 2 इंटू 0.5 मीटर का, ऐसे यहाँ पर भी 2 इंटू 0.5 मीटर का स्पेस छोड़ दिया, तो ये जो बाकी सारा एरिया बच गया उसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये जो एरिया है, ठीक है, जो भी शेड कर रहा हूँ सारा, दैट इज़ नोन एज प्लिंथ एरिया, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा सारा का सारा, ये कहलाएगा हमारा क्या, प्लिंथ एरिया। तो मैं शेड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो आफ्टर कैलकुलेशन इट विल कम अप्रॉक्सीमेटली 84 मीटर स्क्वायर। तो अगर टोटल हमारा 90 मीटर स्क्वायर का एरिया था, तो 90 मीटर स्क्वायर एरिया में से 6 मीटर स्क्वायर का एरिया में माइनस कर दिया, तो प्लिंथ एरिया आ गया हमारा 84 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं इसके अंदर, मिनिमम हाइट ऑफ प्लिंथ दैट इज़ 300 mm, बट जनरली इट इज़ 600 mm फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग एंड फॉर पब्लिक बिल्डिंग इट इज़ 750 mm, ठीक है। अगर हम इंडस्ट्रियल प्लॉट की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल प्लॉट के अंदर प्लिंथ एरिया जो है वो 60% साइड 60% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन केस ऑफ बिल्डिंग ऑफ मिक्स क्लासेस, अलग अलग क्लास की बिल्डिंग बनी हुई है, तो कवर्ड एरिया जो होता है शुड नॉट डिटरमाइंड बाय द रूल परटेनिंग टू द पर्टिकुलर क्लास, ठीक है ना। अदर बिल्डिंग बायलॉज रेगुलेशंस क्या क्या हैं उसके अंदर, सैनिटरी प्रोविजंस होना चाहिए, वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, सैनिटरी कन्वीनियंस होना चाहिए, प्रोविजंस ऑफ ड्रेनेज होना चाहिए, ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन ने क्या क्या देखा है और अपन देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके सैनिटरी प्रोविजंस की, सैनिटरी प्रोविजंस में आपकी लाइट भी आ जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ देख लेते हैं सैनिटरी प्रोविजन के अंदर आपकी लाइट भी आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो जितने भी रूम्स होते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर नेचुरल लाइट अगर मिलती है दिन के अंदर, ठीक है ना, और आर्टिफिशियल लाइट मिलती है नाइट के अंदर, दैट इज़ गुड, ठीक है ना। सनलाइट जो होती है आपको पता है कि जर्म्स को किल करती है, ठीक है ना, डैम्पनेस को प्रिवेंट करती है, ठीक है ना, और जो भी इंसेक्ट्स होते हैं उनकी ब्रीडिंग को क्या करती है, प्रिवेंट करती है। फिर हम बात करते हैं सेकंड जो टॉपिक है दैट इज़ अपना वेंटिलेशन, ठीक है। तो वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है ना। तो हम यहाँ बात कर रहे थे वेंटिलेशन की रिगार्डिंग, ठीक है। तो फ्रेश एयर शुड रीच इन ईच एंड एवरी रूम इन रिक्वायर्ड क्वांटिटी। तो वेंटिलेशन अगर अच्छा होगा तभी फ्रेश एयर प्रॉपर तरीके से आ पाएगी, ठीक है ना। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय प्रॉपर वेंटिलेशन बाय प्रोवाइडिंग विंडोज, डोर्स एंड वेंटिलेटर्स in the proper direction so that natural air directly enters the room without obstructions. After that sanitary convenience की बात करते हैं हम, ठीक है ना। तो रूम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द बिल्डिंग शुड रिमेन क्लीन कंडीशन, ठीक है। तो अदर जो पार्ट्स हैं रूम के वो क्लीन कंडीशन में रहने चाहिए, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं ड्रेनेज के बारे में। तो ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है यहाँ पर। इट इज़ पॉसिबल, पहला है इसके अलाइंग द रोड टू अ जेंटल स्लोप एंड बाय प्रोवाइडिंग रीजनेबल कैम्बर। तो अगर आप एक प्रॉपर रीजनेबल कैम्बर प्रोवाइड कराएंगे, आप पढ़ेंगे कैम्बर के बारे में जब 7th सेमेस्टर में आएगा तो ट्रांसपोर्टेशन सब्जेक्ट आएगा, दैट देयर यू विल रीड अबाउट कैम्बर। कैम्बर कुछ इस तरीके से होता है, कुछ इस तरीके से कैम्बर होता है, उठा हुआ होता है, रोड थोड़ी सी उठी हुई होती है, सड़क जो होती है आपकी वो थोड़ी सी उठी हुई होती है, उसको बोलते हैं हम कैम्बर, ठीक है। तो ड्रेनेज आराम से पानी जो है वो इस स्लो के कारण आराम से निकल के चल जाता है इधर। तो ये हो गया हमारा।
ठीक है। तो इस लेक्चर में अपन ने यही देखा है कि इसके अंदर जो बिल्डिंग बायलॉज रेगुलेशंस हैं वो किस तरीके के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ाई करेंगे देखते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।